दोस्तों, पिछली कहानी छोड़ी थी इस किताब पर। राजकमल प्रकाशन से ये किताब आई थी। राजकमल प्रकाशन इसके प्रकाशक थे। राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था और ये इनिशिएटिव था अजीत अंजुम जी और रविंद्र त्रिपाठी जी का, और सौभाग्य था मेरा। हाँ, सौभाग्य इसलिए था क्योंकि वक्त है एक ब्रेक का नाम की इस किताब में मीडिया के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा छपना, मेरी कहानी का छपना निश्चित तौर पर एक सौभाग्य था। ये देखिए, तमाम चैनल्स के लोगो इसमें छपे हुए हैं। इसमें सहारा समय का भी लोगो था जो कि सिर्फ मेरी वजह से छपा था भाई। और 10 पेज की कहानी थी। कहानी भी कम छोटी मोटी नहीं थी, 10 पेज की कहानी। जीत अंजुम जी ने और रविंद्र त्रिपाठी जी ने कहानी में न कोई फेरबदल किया, न कोई सजेशन दिया और न ही उसको एडिट किया। जैसी कहानी थी वैसी छाप दी। ये और एक बड़ी सफलता थी कि जो मैंने लिख के दिया, ये साले टीवी वाले, उनको इतनी अच्छी लगी ये कहानी कि उन्होंने जस की तस उसको छाप दी। और साहब, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ छपना। 1 साल पहले आप शाजी जमान से मिले हो, शाजी जमान साहब की कहानी इसमें हो, विनोद कापड़ी जी की कहानी इसमें हो, राणा यशवंत जी की कहानी इसमें हो, है ना, गोविंद पंत राजू की कहानी इसमें हो, राजेश बादल जी की कहानी इसमें हो, और क्या बोलते हैं, विजय विद्रोही जी की कहानी इसमें। भाई, इन लोगों को देख देख कर हम मीडिया में बड़े हुए। रवीश कुमार, कम ऑन। रवीश कुमार की कहानी इसमें, भाई रवीश कुमार जी की कहानी इसमें, संजीव पालीवाल जी की कहानी इसमें, संगीता तिवारी। बेमिसाल था इन लोगों के साथ छपना। मतलब ऐसा लगा ओवरनाइट, तब एहसास नहीं हुआ, लेकिन सोचिए ओवरनाइट इन लोगों ने सोचा होगा ये अनुराग मुस्कान कौन है यार, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि भाई इतने सारे दिग्गज जो थे मीडिया के आपको जानने लगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे क्या, नौकरी तो नहीं दी किसी ने। और कोई नौकरी देता भी क्यों भाई, किसी को पता था कि आपको नौकरी चाहिए। देखिए साहब, सहारा में आर्टिकल्स छप रहे थे, सहारा समय में रहते हुए अखबारों में आर्टिकल्स छप रहे थे, मैगजीन्स में, आउटलुक वगैरह में भी मेरे आर्टिकल्स छपने लगे थे। और ये पुस्तक, ये किताब आने के बाद मीडिया में भी लोगों को पता चल गया कि भाई अनुराग मुस्कान जो है सहारा समय में काम करते हैं। लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। शाजी साहब से मिले हुए लगभग 1 साल हो चुके थे और अजीत अंजुम जी से मुलाकात के बाद मतलब ये किताब रिज़ल्ट के रूप में आ गई, नतीजे के रूप में, और क्या, है ना। तो मैं फिर से डिमोरलाइज़ होने लगा। मुझे लगा यार कि चलो ठीक है, ये लिखना विखना तो मैं आगरा में बैठ के भी कर सकता हूँ ना, लेकिन सहारा समय यूपी उत्तराखंड में नौकरी करते हुए मुझे लग रहा था कि ये फ्रेम ज़रा छोटा है, ये सीमित हो गई मेरी दुनिया। अरे भाई, मैं स्टेज पे एंकरिंग करता था, कम से कम देश भर में घूमता था, है ना। मैं जिनसे इंटरेक्ट करता था वो ऑडियंस मेरे सामने होती थी, मुझे लोग देख पाते थे, मैं लोगों का रिएक्शन देख पाता था। लेकिन यार सहारा समय यूपी उत्तराखंड में तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, इसी में का होकर रह गया था मैं। ऐसा मुझे लगने लगा था कि मेरी दुनिया बहुत सीमित हो गई है। क्या करें क्या करें क्या करें। फिर आगरा की धुन, फिर मुंबई की धुन सवार हो गई। और इसी बीच साहब खबर आई कि न्यूज़ 24 आ रहा है और उसकी कमान अजीत अंजुम जी के हाथ में होगी, है ना। तो भाई अपन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अजीत अंजुम जी तो अपने को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, अपने को ब्रेक दिया था उन्होंने, वक्त है एक ब्रेक का में। तो मुझे लगा कि वो अपने न्यूज़ चैनल में भी मुझे ब्रेक देंगे। अप्रिशिएट कर ही चुके थे वो, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने की थी उस वक्त जब ये कहानी मैंने उन्हें दी थी। और उन्होंने मुझसे ये तक कहा था कि यार सहारा समय में रहकर अखबारों में लिखने का इतना समय मिल जाता है अनुराग, तो हमको भी नौकरी दिलवा दो यार सहारा समय में। ये उन्होंने चुटकी ली थी, क्योंकि मैं ना अखबारों में बहुत छपता था भाई। कभी कभी तो मेरे हाथ में आर्टिकल होता था, अखबार नहीं होता था, क्योंकि सब अखबारों के संपादक कहते थे कल आपका आर्टिकल लग रहा है, कल आपका व्यंग लग रहा है, कल आपका फीचर लग रहा है। तो कोई अखबार बचता ही नहीं था कि किस में दो। तो महामेधा उस वक्त एक अखबार आता था, मुझे पता नहीं आता कि नहीं आता, तो मैं उसमें पोस्ट कर देता था, उसमें मेल कर देता था, तो उसमें छप जाता था। तो मैं बहुत लिख रहा था। तो अजीत अंजुम जी खासे इंप्रेस भी थे कि भी सहारा समय में एंकरिंग करके और तुम्हें इतना वक्त मिल जाता है कि तुम अखबारों और मैगजीनों के लिए इतना लिख लेते हो, तो हमको भी नौकरी दिलवा दो सहारा समय में भाई। तो बहरहाल वो एक मजाक की बात थी। देखिए, जब मुझे पता चला कि न्यूज़ 24 अजीत अंजुम लेकर आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले हाँ अनुराग बोलिए। मैंने कहा सर न्यूज़ 24 ला रहे हैं? बोले हाँ ला रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं इंटरेस्टेड था। बोले किस चीज़ में बताइए। तो मैंने कहा सर मैं ना एंकरिंग में ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं एंकरिंग करता हूँ सहारा समय यूपी उत्तराखंड में। तो बोले अनुराग देखिए, ऐसा है कि आप लिखते बहुत अच्छा है बेशक, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एंकर कैसे हो मेरे भाई ये हमको नहीं पता, क्योंकि मैंने आपकी एंकरिंग कभी देखी नहीं। और जहाँ तक मेन फेसेस का सवाल है, तो हम लोगों ने ना बहुत सेलेक्टिव होकर के उस पर सहमति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन हमें बाकी एंकर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑडिशंस कर रहे हैं, सीडीज़ मंगा रहे हैं। तो मेरे भाई आप एक काम करो कि आप सीडी में अपनी कुछ एंकरिंग क्लिप्स रिकॉर्ड करके और मेरे रिसेप्शन पे छोड़ दो, मैं देख के आपको बताता हूँ।
मैंने तुरंत एक सीडी बनाई, बीएजी फिल्म्स के रिसेप्शन पर जाकर अजीत अंजुम जी का लिफाफे पे नाम लिखकर और दे आया, और उनको मैंने फ़ोन करके बताया शाम को कि सर मैं आज आया था और ऐसे ऐसे मैंने सीडी छोड़ दी है। बोले ठीक है, आप एक हफ़्ते बाद मुझसे पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है। एक हफ़्ते बाद मैंने फिर फ़ोन किया, तो जब मैंने फिर फ़ोन किया तो बोले कि देखो यार अनुराग, मैं ना बहुत प्रेशर में हूँ, नया चैनल हम लोग ला रहे हैं, तो अभी तो मैं सीडी नहीं देख पाया हूँ, बट मैं देख के बताऊँगा, आप मुझे नेक्स्ट वीक फ़ोन करना। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने फिर नेक्स्ट वीक फ़ोन किया तो बोले अनुराग देखो यार, हम ना एंकर्स के मामले में बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। हम लोग न्यूज़ 24 चैनल ला रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम एंकर्स छन्नी से छान कर, छन्नी देखिए चाय छानने वाली, मैंने कहा, तो बोले हमने 10-15 छन्नियाँ लगा रखी हैं और उसमें से आखिरी छन्नी में से जो एंकर निकल कर के नीचे गिरेगा उसको हम रखेंगे। हम लोग बहुत चूज़ी हैं एंकर्स के मामले में, हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, हमको बेहतरीन एंकर्स चाहिए। तो ना मेरे भाई इसमें समय लगेगा थोड़ा, अभी मैं आपकी सीडी देख नहीं पाया हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने तक मैं उनके पीछे लगा रहा। अजीत अंजुम जी यही कहते रहे कि मैंने अभी सीडी नहीं देखी है। मैं समझ गया कि भाई सीडी तो इन्होंने देख ली है और इनको लगता है कि मैं न्यूज़ 24 के लायक नहीं हूँ, तो ये ना मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मैंने सीडी नहीं देखी और देखूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैंने उनका पीछा छोड़ दिया। मैंने सोचा ये सोच रहे हैं कि मैं इनका पीछा छोड़ दूं, तो मैंने छोड़ भी दिया। मैंने उनसे पूछना भी बंद कर दिया। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर न्यूज़ 24 लॉन्च हो ही गया और उसमें मैं नहीं था कहीं पर भी, ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट किया किसी ने, और फिर मैंने तो कॉन्टैक्ट करना ही बंद कर दिया था। शाजी साहब से मिले हुए समय हो चुका था, वहाँ से भी नाउम्मीद हो चुके थे। स्टार न्यूज़ का पत्ता साफ, क्योंकि शाजी साहब ने नहीं कॉल किया, न्यूज़ 24 में अजीत जी ने नहीं बुलाया, तो अब जाएँ कहाँ। आज तक और स्टार न्यूज़, तब 2 बहुत बड़े चैनल हुआ करते थे। तो साहब मैं ना फिर डिमोरलाइज़ हो गया, मुझे फिर आगरा की, फिर मुंबई की याद आने लगी। मैं कहा नहीं यार, न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स, न्यूज़ रूम लॉबी का हम हिस्सा नहीं है तो हमारा कुछ हो नहीं सकता। हालांकि मेरा ये सोचना गलत था। देखिए, मैं अपने 22 से 23 साल के करियर में कभी न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स, न्यूज़ रूम लॉबी का हिस्सा नहीं रहा, बावजूद उसके आप मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत मेरा नाम है। लेकिन तब मुझे ऐसा लगा, भाई होता है ना, नया नया बच्चा कहता है यार मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरा कोई गॉड ब्रदर नहीं है, तो मेरा यार कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कहीं मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके अंदर सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सफलता, वो कहते हैं ना 3 इडियट्स वाला डायलॉग, झकमरा के आपके पीछे आएगी। आई ना मेरे पीछे झकमरा करके। तो बहरहाल क्या हुआ कि एक दिन मेरे पास फ़ोन आया मनोज मलयालिन साहब का। मनोज मलयालिन साहब आजकल नेटवर्क 18 में हैं और मेरे साथ सहारा समय में वो काम कर चुके थे। तो उनका फ़ोन आ रहा है, बाबू कैसे हो? मैंने ठीक हूँ सर। क्या जी, सहारा समय में रह जाएंगे? मैंने कहा नहीं सर बताइए। अरे निकलिए ना बाबू। तो मैंने कहा सर निकालो आप। बोले अच्छा एक बात बताइए, आप शाजिया से मिले थे? मैंने कहा किससे सर? बोले शाजी साहब से मिले थे आप, शाजी जमान से। मैंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं मिला। मैंने क्या सोचा कि ये सोच रहे हैं कि भाई 1-2 दिन पहले कभी मिला होऊंगा, साल भर पुरानी मुलाकात कौन बताएगा। तो बोले आप शाजी से नहीं मिले, तो शाजी फिर कन्फ्यूज आ रहे हैं क्या अनुराग को लेकर? मैंने क्या हुआ सर? बोले हमको बोले हैं अनुराग आया था मिलने के लिए, आप ही तो रहे होंगे एंकरिंग के लिए। मैंने कहा सर आप 1 मिनट रुको। मैंने वो तो 1 साल पहले की बात है सर, 1 साल पहले मैं शाजी जमा साहब से मिला था। बोले तब मिले थे ना जी। मैंने कहा तो फिर काहे मना कर रहे हैं कि नहीं मिला? मैंने कहा सर 1 साल पहले मिला, तो मुझे लगा आप आजकल की बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं भाई, अरे वो हमको बोले हैं कि आप अनुराग को बोलिए अगर वो अभी भी इफ़ ही इज स्टिल इंटरेस्टेड तो आके मिले। मैंने क्या बोल रहे हो सर आप? बोले आइए ना जी, स्टार न्यूज़ आपको बुला रहा है। मैंने कहा सर, बोले आइए आप शाजी साहब से मिलिए, अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अनुराग मुस्कान आए थे मिलने के लिए, पता करो अगर वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं स्टार में आने के लिए तो फिर मिलें आके। मैंने कहा सर क्या करना है? बोले आइए कल आ सकते हैं मिलने। मैंने कहा आ जाऊँगा सर। बोले ठीक है हम बात करके उनसे आपको बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो शाजी साहब से बात करके उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 10:30 बजे आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। भाई वो रात मुझसे नहीं कटी, वो रात मुझसे नहीं कटी, क्योंकि पहले ही ना मैं बहुत डिस्टर्ब था इस लाइफस्टाइल से। भाई सहारा में मैं नेशनल के लिए मॉर्निंग करता था 6 to 9, उसके बाद मैं रीजनल चैनल में अपनी एंकरिंग करता था। राव साहब मुझे छोड़ते नहीं थे कि भाई तू तो रीजनल का एंकर है, हमारे को छोड़ के नेशनल में चला जाएगा तो हमको भूल जाएगा क्या, हमारे लिए भी एंकरिंग कर। तो डबल शिफ्ट करता था मैं। काम करने में मेरे को बहुत मज़ा आता था। काम आप 12-12 घंटे ले लो, उसके बाद मैंने 13-13, 14-14 घंटे नॉन स्टॉप एंकरिंग भी किए, वो किस्से भी आपको सुनाऊंगा। तो काम में करता, लेकिन काम करने के चक्कर में एक तो मेरी फूड हैबिट ख़राब हो गई, खाने पीने का मेरा बहुत ख़राब हो गया हिसाब किताब, उससे ना बॉडी सफ़र करने लगी, तो मैं उससे बहुत परेशान रहता था। वो रात तो नहीं कटी, लेकिन वो खुशी खुशी रात मैंने आंखों में काटी कि भाई कल शाजी साहब से मिलना है, कल शाजी साहब से मिलना है। दूसरे दिन साहब हम 10:30 बजे रिसेप्शन पे पहुंच गए और इस बार बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा जैसे पहले 2 बजे तक वेट करना पड़ा था। तुरंत मनोज मलयालिन साहब आए और वो मुझे विनोद कापड़ी साहब के पास ले गए। विनोद कापड़ी उस वक्त स्टार न्यूज़ में मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे। और जब मैं विनोद कापड़ी जी से मिलने गया तो मेरे पास ये 2 फाइलें थी, ये बड़ी बड़ी भाई साहब मोटी मोटी 2 फाइलें देख रहे हैं आप, ये फाइलें में लेकर के गया।
क्या था इन फाइलों में जो विनोद कापड़ी देख करके चौंक गए? क्या था इन फाइलों में जिसे देखने के बाद विनोद कापड़ी जी को लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता? क्या तुम सही बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं सही बोल रहा हूँ। इन फाइलों में क्या था वो भी आपको दिखाऊंगा। विनोद कापड़ी जी ने क्यों चौंक करके ऐसे रिएक्ट किया वो भी आपको बताऊंगा। और भाई ये फाइलें देखने के बाद वो दौड़े दौड़े गए सीधे शाजी साहब के पास मुझे लेकर के, और फिर उन्होंने शाजी साहब से कुछ कहा। क्या कहा और फिर शाजी साहब ने क्या कहा, ये सारी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन अगली कहानी में, अगले एपिसोड में। अभी की कहानी बहुत लंबी हो रही है, बेटियों ने इशारा कर दिया ऐसे गोल गोल, पापा वाइंड अप कीजिए। तो भाई कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, आज सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा मैं। मतलब आप जब ये एपिसोड देख रहे होंगे तो आपके पास मेरा रिप्लाई पहुंच चुका होगा। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, है ना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मैं कोई कहानी डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये सब करते हुए कभी मत भूलिएगा कि आपको अपना बहुत 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 ख्याल रखना है। मैं आपसे अगली मुलाकात में एक और बेहद दिलचस्प और बॉम्ब ब्लास्टिक अपने मीडिया की कहानी लेकर के मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।